बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 मई है। पूरे पाकिस्तान में यौम तकबीर मनाया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन को पाकिस्तान ने अपना जो दिफा है उसे नाकाबिल तस्खीर बनाया था। उसका क्रेडिट खान अब्दुल कदीर खान साहब को हम देते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गुमनाम हीरोज़ हैं हमारे, जिनके बारे में हमें अपनी अगली जनरेशन को बताना है। तो वो आज सारा हम डिस्कस करेंगे कमीशन के हवाले से भी, कि कमीशन कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है इस डे के हवाले से या इस प्रोजेक्ट के हवाले से। इस प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया गया, किसने शुरू किया, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो आप सबको पता है कि पेस पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जो हमारे पास कमीशन है, ये 1956 में बनाया गया। ये इदारा रिस्पॉन्सिबल है, आगे चल के हम देखेंगे, जो ये सारा जो प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन करेगा या बनाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा साहब के बारे में आपने सुना होगा। तो उन्होंने ये जो न्यूक्लियर पावर का पॉजिटिव जो इस्तेमाल है एनर्जी के लिए, असल में हुआ ये था कि डी आइजनहोवर यूएसए का जो प्रेसिडेंट था, उसने सबसे पहले एक स्लोगन यूज़ किया था, एटम फॉर पीस। ये पूछा जाता है पेपर में भी कि एटम फॉर पीस जो था ये किसका स्लोगन था, ये किसने शुरू किया था। तो एटम फॉर पीस अमेरिका ने शुरू किया था। डी आइजनहोवर जो था उसका मशहूर ये सेंटेंस था। तो उसने पाकिस्तान को दावत दी कि आप भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहें, इसके पॉजिटिव एनर्जी के इस्तेमाल के लिए, न्यूक्लियर के। तो इसका अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं। उस वक्त आपको पता है कोल्ड वॉर का दौर था, पाकिस्तान और अमेरिका एक ही कैंप में थे, आप कह सकते हैं। पाकिस्तान जो था अमेरिका के कैंप में था, इस तरह से हम कह लेते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो हमें ऑफ़र की गई, जिसे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया और आगे चल के उसी को हम लेके चले और हमने पेश बनाया पाकिस्तान एकेडमी कह रहा हूँ, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसका इदारे की बुनियाद 1956 में रखी गई। इसके बारे में पूछा जाएगा कौन से साल में बनाया गया, ठीक हो गया। उसके बाद जो दो सबसे बड़े नाम जो इस प्रोजेक्ट को लेके चले, जिन्होंने इसे लीड किया, उसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब हैं और इशरत हुसैन उस्मानी साहब थे। ये पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सैकड़ों के हिसाब से इंजीनियर्स जो थे उन्हें भेजा यूएसए में या दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, जिन्होंने वहाँ पीएचडी की और मुख्तलिफ जो है ना, असल में ट्रेन भी तो करने थे ना, हमने साइंटिस्ट भी तो पैदा करने ना। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हम अपने जो लोग हैं उन्हें ट्रेन करें, बाहर के लोगों पर रिलाई नहीं किया जा सकता था। तो इस तरह से जो है ये चला। आगे चल के मुनीर अकरम साहब जो थे ये इसे ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, 1956 में ये बन गया। हमारा जो मकसद था वो क्या था? हमारा मकसद ये था कि हम अपनी एनर्जी की जो प्रोडक्शन है उसके पूरा करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। तो उसी दौरान पाकिस्तान को पता चला कि इंडिया जो है एटॉमिक बम के ऊपर काम कर रहा है। मुख्तलिफ सोर्सेस से जब हमें खबरें मिलना शुरू हुई तो अयूब खान के दौर में भुट्टो साहब आपको पता है वज़ीर उनके आप देखें कि फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनके पास इंफॉर्मेशन थी। उन्होंने 1963 के अंदर असम्बली में ये तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान को एटॉमिक बम के ऊपर काम करना चाहिए अपने डिफेंस के लिए, लेकिन उनकी बात को रद्द कर दिया गया, सीरियस नहीं लिया गया। और 1965 में भुट्टो साहब गए हुए थे वियना गए हुए थे। वहाँ उनकी मुलाकात होती है मुनीर अकरम साहब से। मुनीर अकरम साहब पाकिस्तान के ज़बरदस्त किस्म के जो हैं, आप देखें कि एटॉमिक साइंटिस्ट हम कह सकते हैं। ये उस वक्त IAEA में काम कर रहे थे। अब IAEA का भी सवाल बनेगा आपका, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में ये बनी थी। ये इसका साल भी आपने याद रखना और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो इंटरनेशनल दुनिया के अंदर इंटरनेशनली जो एटॉमिक एनर्जी है उसके पॉजिटिव यूज़ के लिए या उसके जो मेजर्स हैं उन्हें देखती है, उन्हें रेगुलेट कर दिया। अभी पाकिस्तान में भी इनका मिशन आया हुआ था, ये जो हमारा एटॉमिक प्रोग्राम है उसकी सिक्योरिटी को लेके चेक करने के लिए।
इसमें ये सर्व कर रहे थे मुनीर अकरम साहब, ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे। तो इनकी मुलाकात भुट्टो साहब से होती है, या आप ये कह लें कि ये मुलाकात करते हैं भुट्टो साहब से। 1965 की ये बात है। और भुट्टो साहब को इंडिया का जो सारा प्रोजेक्ट था उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और उन्हें बताते हैं कि जी ये होने वाला है, तो आप कुछ करें। भुट्टो साहब वहाँ से वापस आते हैं, अयूब खान के साथ मीटिंग करते हैं। अयूब खान साहब के साथ बल्कि मीटिंग करवाई जाती है मुनीर अहमद खान साहब की। मुनीर अहमद साहब जो थे, इन्होंने पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान साहब, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। इन्हें पूरी फिजिबिलिटी बना के दी कि 150 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, अगर आप शुरू करना चाहें तो मैं इसे शुरू करवा सकता हूँ। अयूब खान साहब ने कहा जी हमारी फौजी काफ़ी है इंडिया से लड़ने के लिए, हमें इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हम तो गरीब मुल्क हैं, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया। लेकिन निगोशिएशन चलती रही, दुनिया के साथ हम बातचीत करते रहे कि जी कोई हमें क्या करे, कोई न्यूक्लियर प्लांट हमें सेल कर दे, बेच दे। बातचीत चल रही थी। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो थी मुनीर अहमद खान साहब ही देख रहे थे। अल्टीमेटली 1965 में ही जो है ना, कुछ जो इनकी मेहनत थी मुनीर अकरम साहब की, इनकी बातें कुछ मैच्योर हुई और कनाडा जो था वो राज़ी हो गया पाकिस्तान को पहला पावर प्लांट देने के लिए, जो कि 1972 में लगेगा पहली बार, जिसके अफसर आगे चल के भुट्टो साहब करेंगे। तो मुनीर अहमद खान साहब के बारे में याद रखेंगे, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम। ये वो बंदा था। अब ये वो सारे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर ये लोग ना होते, प्रोजेक्ट को इनिशिएट ही ना करते, तो अब्दुल कदीर खान साहब किधर से आते। अब्दुल कदीर खान साहब को भी लाया गया था, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से एक पूरा प्रोग्राम ये लेके चल रहे थे। तो फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम कौन होंगे हमारे, मुनीर अहमद खान साहब होंगे। ठीक हो गया जी। इस तरह से हमारे पास पहले जो प्लांट लगा, मैंने आपको बताया कि पूछता है सवाल कि किसने दिया था, किसकी मदद से लगाया हमने, कनोप 1 के नाम से ये आगे चल के इसे हमने नाम दिया था। तो ये कनाडा ने दिया था हमें। ये पहला कमर्शियल आप कह लें कि न्यूक्लियर वाला प्लांट था, जो एनर्जी एक लिमिटेड मतलब आप कह सकते हैं कि दिया गया था ताकि ये एटम बम ना बना सके। ठीक है जी। उसके बाद देखें जी अब्दुल सलाम साहब। अच्छा, इसमें सारी उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर अब्दुल सलाम साहब ये मुनीर अकरम साहब को भी लेके आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं। चाइना में भेजे गए इंजीनियर ट्रेंड होने के लिए, अमेरिका में भेजे गए, बरतानिया में भेजे गए। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि मुनीर अकरम साहब से पहले यही सारा देख रहे थे। लेकिन आगे चल के आपको बताऊँ 1974 के अंदर जब कादियानी को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, तो फिर जाके अब्दुल सलाम साहब जो थे, इनके जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, वो अच्छे नहीं रहे। फिर इन्होंने ओपनली बाद में आके मुखालफत भी करना शुरू कर दी थी इस प्रोजेक्ट की। एक मजहबी आप कह सकते हैं कि वो दरमियान में आ रहा था। इस वजह से जो है ना, ये फिर चले गए बाहर, फिर ये उधर ही रहे। अब्दुल सलाम साहब का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम था उसे शुरू करवाने के लिए 1974 तक। 1974 के बाद इनका एटीट्यूड चेंज होना शुरू हुआ और ये चले गए। लेकिन 1974 तक पाकिस्तान को मुनीर अहमद खान साहब जैसा एक ज़बरदस्त साइंटिस्ट मिल चुका था। अब सारी चीज़ें वो खुद ही देख रहे थे, जो कि IAEA के साथ काम कर चुके थे। इसी तरह से बरतानिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके अंदर उन्होंने सर्व किया हुआ था। अब वो इस सारे प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। तो इसमें कनोप का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये अब्दुल सलाम साहब ने ही पहला जो एटॉमिक रिएक्टर था हमारे पास जो आया 1972 में, जो कनाडा ने दिया, ये सारे निगोशिएशन जो थे अब्दुल सलाम साहब ही कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली पाकिस्तान को पहला न्यूक्लियर जो प्लांट था वो लेके दिया, जो कि 1972 में चला और फंक्शनल हो गया। ठीक हो गया। तो ये कंट्रीब्यूशन था अभी तक जो मैंने बताया आपको कि पेस कैसे बना हमारे पास। और उसके बाद जो है ना, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब या डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद जो है भुट्टो साहब पहले दिन से ही इस बात पे कन्विंस थे कि पाकिस्तान को एटॉमिक पावर होना चाहिए, और उसके लिए वो उन्होंने पूरी कोशिश किया। लगे वो फॉरेन मिनिस्टर ही थे बस, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते थे। लॉबी कर रहे हैं, इंजीनियर से मिल रहे हैं, उधर से बुला रहे हैं, इधर भेज रहे हैं बाहर लोगों को, जाओ जी ट्रेनिंग हासिल करो। ये सारे मामला चल रहे थे। खैर जी, आगे चलते हैं। 1971 में आपको बताया कि हम एक जंग हारे और हमारा एक जो बाजू था हमसे अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान। इसका दुख भुट्टो साहब को भी था।
पूरी कौम को दुख था। और उसमें दुख ये तो था ही था कि जी हमारा एक पोर्शन हमसे अलग हो गया है। उससे ज़्यादा दुख ये था कि जो हमारे दोस्त थे, जिन्हें हम दोस्त कहते थे, अमेरिका, चाइना, उन्होंने हमारी इस जंग में कोई हेल्प नहीं की। जबकि रशिया जो इंडिया का दोस्त था, उसने पूरी सपोर्ट की यूएनओ में भी और हर जगह पे, और हथियारों के हवाले से भी इंडिया की। इस वक्त पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, आप कह लें कि जो टॉप, आप कह लें जो लीडिंग लोग थे, उन्होंने क्या किया, फैसला किया जी पाकिस्तान को अब होना चाहिए। तो अब मेन जो सिविलियन में अगर देखें फिगर, तो हमारे पास भुट्टो साहब थे। इन्होंने मुल्तान में मीटिंग की, जो मशहूर हुई मुल्तान मीटिंग के नाम से, 1972 की ये बात है। इन्होंने कहा जी हम क्या करेंगे जी, एटॉमिक प्रोग्राम शुरू करेंगे। उसके लिए इन्होंने पूरा प्लान किया। और इसमें इन्होंने असल में मसला ये था कि कोई हमें प्रोजेक्ट जो रिएक्टर था वो दे नहीं रहा था, ना हमें पता है भाई वो प्रोजेक्ट उसके कैसे होते हैं, कैसे उसे बनाना है। मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन आप कह लें कि हमारे पास ऐसा सच नहीं थी। अगर बेसिक इंफॉर्मेशन अगर थी तो वो जो इक्विपमेंट्स थे हमारे पास, जो एक इंस्टॉलेशन हमने करनी थी उसके लिए, वो ही नहीं थी। हमें उसके पुर्जे जात ही नहीं कोई दे रहा था इन चार्ट। तो उस वक्त जो है ना जी, भुट्टो साहब को एक और नाम बताया गया, रियाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के बारे में, कि जी रियाजुद्दीन सिद्दीकी साहब वो बंदे थे पाकिस्तानी साइंटिस्ट, जिन्होंने जो पहला न्यूक्लियर एटॉमिक आप कहें कि जो किया गया था धमाका, अमेरिका ने जो किया था 40 की दहाई में, उसमें, और कनाडा का जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे उनमें इन्होंने काम किया था। और इन्होंने मतलब है कि उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने दुनिया का पहला एटॉमिक बम बनाया था। तो भुट्टो साहब ने कहा कि यार अगर रियाजुद्दीन सिद्दीकी साहब उस टीम का साथ हिस्सा बन के अमेरिका के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो क्या वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते? तो हम इंडिजियसली, मतलब हम अपने मुल्क के अंदर खुद ही क्या करेंगे जी, इस प्रोजेक्ट को पूरे को डिज़ाइन करेंगे और रियाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को बुलाएंगे और इस तरह के और जो लोग होंगे उन्हें हम क्या करेंगे जी, अपने मुल्क के अंदर खुद ही हम ये करेंगे। कहने के लिए अच्छी बात थी, लेकिन इमोशंस में आके आप कुछ भी कह लें, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और थी। खैर कि हम आगे चलते हैं। आगे चल के पोखरान 1 हो गया। पोखरान 1 के बारे में सवाल बनेंगे, आप स्माइलिंग बुधा कहते हैं इसे। इंडियंस 1974 के अंदर इन्होंने क्या किया जी, पहला टेस्ट कर दिया, धमाका कर दिया जिसका खतरा था पाकिस्तान। और ये राजस्थान के अंदर है पोखरान, पाकिस्तान के बॉर्डर से 50 मील आगे। वहां पे इन्होंने पोखरान 1 जब, अच्छा इससे पहले सारे इस दौरान आप देखें पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की इंडिया को कन्वे करने के लिए कि आप ये ना करें, ये पूरे का पूरा जो रीजन है एक जंग के अंदर एक मतलब एक दौड़ में, न्यूक्लियर की जो दौड़ है उसमें लग जाएगा, तो हम इस रीजन को, साउथ एशिया को एटॉमिक पावर से दूर रखते हैं, पाक रखते हैं। ये कहाँ सुनने वाला था। इंडिया इसलिए कर रहा था क्योंकि चाइना ने कर लिया हुआ था, उसे काउंटर करने के लिए इंडिया ने ये किया। उसके बाद पाकिस्तान के लिए अब ज़रूरी हो गया कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर बने। तब भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे पर एटम बम बनाएंगे। और भुट्टो साहब को हेनरी किसिंजर ने यहाँ तक धमकी दी थी, यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था हेनरी किसिंजर, उसने यहाँ तक कहा था कि हम आपको एग्जाम्पल बना देंगे। और उन्होंने एग्जाम्पल बनाया, आगे चल के हम देखेंगे। खैर जी 1974 के अंदर एक डेवलपमेंट ये हो गई दूसरी, भुट्टो साहब अमीर उल मोमिनीन बन गए। इस तरह से जो है ना जी, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जो थे वो चले गए। अब उस कमी को पूरा करने के लिए 1974 में ही जब जैसे ही धमाका हुआ इंडिया ने किया, तो नीदरलैंड के अंदर मौजूद पाकिस्तान के साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, पाकिस्तानी कहीं भी हो, तो जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात आती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक जज्बा होता है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं। 1974 में जो है ना जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पाकिस्तान से रब्ता किया कि जी अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपके लिए ये सारा जो चीज़ें हैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकता हूँ। तो भुट्टो साहब को जब ये लेटर मिला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का, एक तो सिक्योरिटी चेक करनी होती है, कोई बंदा किधर से आ रहा है, कोई प्लांट तो नहीं किया जा रहा, चेक करने के लिए हाँ भाई इनके प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। उसकी सिक्योरिटी चेक पे लगाया भुट्टो साहब ने कुछ लोगों को, और उधर से लेटर दोबारा से लिखा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को कि जी आप वहीं रहें, मज़ीद ट्रेनिंग लें, मज़ीद चीज़ों को सीखें, जब आपको बुलाना होगा हम आपको बुला लेंगे।
इस तरह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो थे वहीं रहे कुछ अर्सा और भुट्टो साहब ने जो प्रोजेक्ट डिजाइन किया 1974 में, प्रोजेक्ट 706 था उसका नाम, जो बाद में प्रोजेक्ट 786 भी मशहूर हुआ। ये प्रोजेक्ट का नाम पूछा जा सकता है, ये प्रोजेक्ट था जो कि हमने न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के लिए भुट्टो साहब ने शुरू किया। इस तरह से अगले इस साल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को बुलाया गया, वो आ गए। अब्दुल सलाम साहब की जो कमी थी उन्होंने पूरी की, और इसी तरह से मुनीर अकरम साहब ऑलरेडी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, ओवरऑल वही देख रहे थे। इस तरह से जो है ना जी हमारा जो प्रोजेक्ट था वो शुरू हुआ। कदीर खान साहब आए जब 1976 के अंदर, इन्होंने अपना क्या शुरू किया जी, आपको बताया कि एक कदीर खान के नाम से लैब शुरू की कोटा में, जो कि आजकल आपको बताया कि पूरे का पूरा इदारा बन चुका हुआ है। ठीक हो गया जी। तो इसमें आप देखें कि जो कदीर खान साहब था, अच्छा इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, दुनिया ने जो बनाया था एटॉमिक बम, वो प्लूटोनियम की जो है ना अफजाइश करके बनाया था, हम भी उसी पर लगे हुए थे। कदीर खान साहब जब आए इन्होंने कहा कि यार छोड़ो इसे, हम जो है ना जी यूरेनियम से बनाएंगे, उसे इनरिच करके सेंट्रीफ्यूगल जो टेक्नोलॉजी है, पूछ सकता है कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके, सेंट्रीफ्यूगल की जो टेक्नोलॉजी है उसे यूज करके हम जी बनाएंगे। तो इस तरह से जो है ना जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पूरा इधर आके एक पूरी रिंग बनाई। एक रिंग क्या बनाई, दुनिया के कंट्रीज के अंदर एक पूरी रिंग बनाई जहां से कम्युनिकेशन होती थी, जहां से पुर्जा जहाज जो थे वो सप्लाई होके पाकिस्तान तक आते थे। उस रिंग के जरिए वो जो हमें चीजें चाहिए थी इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सारा उस असल में उनका जो एक इंटरनेशनल एक वो था, आप कह लें कि कॉन्टेक्स्ट से उसने सारे वो इस्तेमाल किए। इस्तेमाल करके इन्होंने जो प्रोजेक्ट था उस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। कहा यह जाता है कि 1970 आप देखें कि 9 के अंदर पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया था, लेकिन एटम बम बना के उसे लॉन्च भी तो करना होता है ना। तो लॉन्च करने की कैपेबिलिटी हमारे पास अभी तक नहीं आई थी। इसके ऊपर हमने मजीद काम किया और जो बाकी पुर्जा जात थे उसे लॉन्च करने के लिए हमने पूरी दुनिया से समझ की। चाइना ने हमारी इसमें बड़ी हेल्प की। जब दुनिया ने हमें पुर्जा जात जो थे वो देने से इनकार किया, तो चाइना ने कहा जी हम आपको देते। चाइना क्यों दे रहा था? क्योंकि इंडिया एटॉमिक पावर बन चुका था। चाइना की और इंडिया की जंग हो चुकी थी 62 की। इसी तरह से अमेरिका हमें क्यों दे रहा था? आंखें बंद की हुई थी, इस तरह से कहने चले हम ये सारा कुछ कर रहे थे, आपको क्या ख्याल है? अमेरिका को नहीं पता था। आंखें बंद इसलिए की हुई थी क्योंकि हम अमेरिका के कैंप में थे। और इस दौर में अगर आप देखें 79 के बाद तो अफगानिस्तान में क्या हो रहा था? जंग चल रही थी रशिया के खिलाफ। हम अमेरिका के फ्रंट लाइन जो थे जी, आप कहने के सोल्जर थे, हम उनके सामने खड़े हुए थे रशिया के। इस तरह से जो है ना जी अमेरिका ने भी आंखें बंद की हुई हैं और चाइना भी हमें सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए आइडियल टाइम था, हमने अपना काम जारी रखा। जब भुट्टो साहब, अच्छा इसमें पॉलिटिशियन की अगर देखें तो भुट्टो साहब का अपना कंट्रीब्यूशन है, उससे पहले लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन है। और ज़ियाउल हक मरहूम, आप उसके बारे में कोई भी राय रखें, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन है एटॉमिक पावर के हवाले से, कदीर खान साहब के इंटरव्यू पड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि वो बंदा था जिसने अमेरिका का इस हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से जो प्रेशर होता था हमारे ऊपर, वो अपने ऊपर ले लेता था। उसने कहा 1% भी जो है ना किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा होने दी। ये उसका कंट्रीब्यूशन बनता है, एक क्रेडिट उसका है, उसे मिलना चाहिए। खैर जी, अल्टीमेटली 1983 में किराना 1 के नाम से हमने जो है ना जी एक्सपेरिमेंट किया और जो कि सक्सेसफुल था। किराना 1 जो है ये सरगोधा में हमारा पहाड़ है, वहाँ पे टेस्ट किए गए। तो आप कह सकते हैं कि 1983 में पाकिस्तान बगैर ऐलान किए एटॉमिक पावर बन चुका था। इस तरह इजराइल आज एटॉमिक पावर है, लेकिन उन्होंने अनाउंस नहीं किया, ऐलान नहीं किया ऑफिशियली। तो पाकिस्तान, ये सवाल बना पेपर में, एक दिन मैं देख रहा था, पेपर में आया हुआ था कि पाकिस्तान अनडिक्लेयर जो था न्यूक्लियर पावर कब बना था। 1983 का कहे, 1984 का कहे, 1995 तक हमने 24 के करीब, कितने 24 के करीब जो थे टेस्ट किए। 1983 से लेकर 1994 तक हम 24 जो थे सक्सेसफुल जो टेस्ट थे वो कर चुके थे, लेकिन ये गैर एलानिया है। एलानिया तौर पे अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया था।
अच्छा, इस दौरान इसराइल और इंडिया भी रास्ते में आ गए। इसराइल ने क्या किया, इराक के अंदर जो सदर सदाम ने शुरू किया हुआ था न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, उसे तबाह किया। ये सवाल भी बना है कि कौन से ईयर में किया। 1981 के अंदर इसराइल के जहाज गए, उन्होंने बमबारी की और प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया। अब इंडिया और इसराइल का गठजोड़ आज भी है, उस वक्त भी था। इन्होंने प्लान किया कि हमारे पास उधमपुर एयरबेस, इंडिया का आज़ाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के अंदर उधमपुर एयरबेस है, वहाँ से F-16 और F-15 जो जेट हैं वो उड़ेंगे, हिमालय के ऊपर ऊपर से आएंगे और वो रेडार में भी नहीं आएंगे, और केहोटा पे बमबारी करके वापस चले जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को ही तबाह कर दिया जाएगा। ये कब की बात है? 1982 की बात है। ये कब की बात है बेटा? 1982 की बात है। इस तरह से इन्होंने ये 1982 के अंदर ये प्लान किया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को इसकी खबर मिली, पाकिस्तान ने अमेरिका को कन्वे किया। अमेरिका ने इजराइल को और इंडिया को रोका। क्यों? 1982 के साल में अमेरिका की और पाकिस्तान की एक ही पकते थी। जरूरत थी अमेरिका को पाकिस्तान की। अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ रहे थे हम उनकी, इसीलिए अमेरिका ने इंडिया को और इजराइल को कहा कि अभी कुछ नहीं करना, जब टाइम आएगा देख लेंगे। इस तरह से वक्ती तौर पे हम उस नुकसान को रोकने के काबिल हो गए थे, या रोक लिया था हमने, इस तरह से क्या नहीं। दोबारा फिर उन्होंने कोशिश की, जब हम धमाके करने वाले थे उस वक्त फिर हमने जो पाकिस्तान के आप कहें कि जो सेक्रेटरी थे अहमद कमाल, यूएन में जो हमारे एम्बेसडर थे, कोफी अन्नान उस वक्त यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, यूएन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान, पाकिस्तान के एम्बेसडर यूएनओ में अहमद कमाल साहब थे। ये पूछ सकते हैं आपसे, सवाल बन सकता है। उन्हें कन्वे किया, इस तरह से हमने उन्हें रोका, और उधर से हम तैयार भी थे कि अगर आएंगे तो हम रोकेंगे। तो इस तरह से अल्टीमेटली अगले साल जाके 28 मई 1998 को हमने दवा की। क्यों किए? दोबारा से मैंने आपको बताया, हम नहीं करना चाहते थे, हमारे पर ज़बरदस्ती ये प्रोजेक्ट थोपा गया इंडिया की वजह से। इंडिया को हम कहते रहे कि ये पूरा जो रीजन है इसे हम न्यूक्लियर जो जंग है उससे दूर रखते हैं। इंडिया मानता ही नहीं था। अब हमारे लिए ज़रूरी हो गया था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने डिफेंस के लिए, कि हम भी ये करें। ताकत का जो तवाज़ुन है, जो बैलेंस है, ये होना ज़रूरी होता है। तो बैलेंस जो था उसे बरकरार कैसे रखा हमने? तो इंडिया ने पहले धमाके कर दिए हुए थे, अब फिर कर दिया, पोखरान 2 कर दिया इंडिया ने। इसके बारे में सवाल है। पोखरान 2 या ऑपरेशन शक्ति का उन्होंने नाम दिया, वहीं पाकिस्तान के बॉर्डर से 50 मील आगे राजस्थान के अंदर 11 से 13 मई 1998 को इन्होंने 5 धमाके किए। पहले 3 किए, फिर 2 किए। इस तरह से जो है ना जी, इन्होंने धमाके किए और दुनिया को बताया कि जी हमारे पास एटम बम है। अब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था, पाकिस्तान की आवाम का प्रेशर था, पाकिस्तान के जो मुक़्तदरा थे इनके ऊपर, और अल्टीमेटली हमें फिर धमाका करना पड़ा 28 मई 1998 को। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और उनके बारे में कदीर खान साहब का इंटरव्यू भी पढ़ा हुआ है। वो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि असल में पता भी क्या होता है, होता ये है कि जो प्रेशर होता है इंटरनेशनली, वो जो पॉलिटिकल फिगर होती है उसने बर्दाश्त करना होता है। तो प्रेशर था अमेरिका की तरफ से भी। नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू भी मौजूद है कि मुझे जो है ना जी किस तरह से 30 मिनट की कॉल आई, मुझे ऑफरें भी दी गई, वो सारा कुछ मौजूद है मीडिया के ऊपर, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो कदीर खान साहब का इंटरव्यू भी मौजूद होगा थे, जो वो तो करना नहीं चाहते थे, उन्हें तो ज़बरदस्ती लाया गया, चले जी बटन दबाएं। ठीक है, इस तरह से जो है ना जी, ये अल्टीमेटली इन शॉर्ट पाकिस्तान ने धमाके किए, और पाकिस्तान का जो डिफेंस था उसको नाकाबिल तस्खीर हो गया। वो ठीक हो गया जी। प्रोजेक्ट का नाम क्या था वो देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम था बेटा हमारे पास चागी 1। चागी 1 बेटा उसका कोड नाम था। ये 28 मई 1998 को, ये आपका 3:15 की बात है। तो रास्को की पहाड़ियाँ, आपसे पूछा कौन से पहाड़ों में किया हमने? ये रास्को की पहाड़ियाँ, चागी डिस्ट्रिक्ट था बलूचिस्तान में, वहाँ हमने चागी 1 किया 28 मई को, और 5 धमाके किए हमने। हम यहीं नहीं रुके, हमने एक्स्ट्रा कुछ करना था। 5 तो इंडिया ने किए हुए थे, हमने 5 कर लिया तो क्या हो गया? हमने इससे आगे जाना था। हमने फिर चागी 2 किया, हमने फिर चागी 2 किया 28 मई 1998 को। 28 नहीं, 30 मई, 28 को तो हमने किया चागी 1।
इसमें 5 धमाके किए। फिर एक दिन छोड़ के, मतलब 2 दिन के बाद 30 मई 1998 को हमने चाकी 2 किया, हमने एक और धमाका किया। टोटल हमने 6 धमाके किए 1998 में, 28 और 30 मई को। और इस तरह से पाकिस्तान ने ये बता दिया दुनिया को कि हमें एटॉमिक पावर है। इस तरह से जो है ना जी, आखिरकार पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना। तो ये वो सारे लोग थे जिनका ये कंट्रीब्यूशन था। कदीर खान साहब के बारे में कंट्रोवर्सी आपने सुनी होगी। इनके ऊपर जो है ना सजाएं हुई, इन्हें बाहर के जो कोर्ट थे, इंटरनेशनल कोर्ट्स थे, उनमें अब वो क्या थी, थोड़ा सा उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब कदीर खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि कदीर खान साहब ने नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया को जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र कर दी है। सेंट्रीफ्यूगल जो टेक्नोलॉजी थी एटम बम बनाने वाली, ये कदीर खान साहब का जो नेटवर्क था, वो जो रिंग मैंने बताया था बनाई थी इन्होंने, वो जो है ना आप कह लें कि किसी हद तक एक्सपोज हो गई थी। कैसे? हुआ ये कि 1987 से 1989 तक खान साहब जो थे वो गवर्नमेंट जो थी पाकिस्तान की, कहा जाता है, उसे नोटिफाई किए बगैर इन मुल्कों को जो टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांसफर कर रहे थे। इसका इंकशाफ बाद में हो रहा है, उस वक्त नहीं पता चला किसी को। तो हुआ ये कि ईरान के साथ जब नेगोशिएशन हुई IAEA की, तो उस वक्त जो था, जो नेगोशिएटर थे आप कह लें कि ईरान की तरफ से, उन्होंने बता दिया उन्हें कि ये फला बंदे के साथ हमारी कम्युनिकेशन हो रही है और हमें उस तरह से उसके पुरसे जाती है, बाकी जो टेक्नोलॉजी है वो मिल रही है। वो जो बंदा था वो कौन था जी? उसका नाम था जी हैंस मेम्बस, जो कि कदीर खान साहब का दोस्त था। उसके जरिए इनडायरेक्टली कदीर खान साहब हमें क्या कर रहे थे, ये जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर कर रहे थे। आगे चल के और भी लीबिया के अंदर और जो है ना जी नॉर्थ कोरिया के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ओपन हुई, और इस तरह से एक जो इल्ज़ाम था इनडायरेक्टली जो रिंग थी वो सारी आप कह लें कि एक्सपोज हो गई। अच्छा, मसला फिर भी कोई नहीं हुआ, काम चलता रहा। मसला तब शुरू हुआ जब मुशर्रफ साहब आए। तो मुशर्रफ साहब ने जो है ना जी आपको बताया कि मीडिया के जरिए कुछ ना कुछ तो बेचना होता है ना लोगों को। तो उन्होंने क्या किया जी, मुशर्रफ साहब को अपने कैबिनेट में ले लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपना एडवाइजर बना लिया। अब एक साइंटिस्ट अब क्या बन गया, एक पॉलिटिकल फिगर बन गया। सियासत में आपको बताया कि जो अपोजिशन है वो कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाएगी, बातें चलेंगी, और दुनिया के सामने आ गई जब, तो उस वक्त जो है ना जो बुश इंतज़ामिया थी उसने केस करने शुरू कर दिए, और उन्होंने जो है ना जी मुशर्रफ के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि कदीर खान हमारे हवाले करें, ये हमारे हवाले करें, क्योंकि इंटरनेशनल जो कोर्ट्स थे उनमें इनका जो जुर्म था वो साबित करके सजाएं दे चुके थे कई कई साल की। तो मुशर्रफ साहब ने कहा जी हम आपको हवाले तो नहीं करते, चाहे हम ये करते हैं कि हम उनके ऊपर एक चेक बिठा देते हैं। 2004 में इन्हें कैबिनेट से इनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया, और उसके बाद इन्हें एक जो चेक लगा दिया, इनके ऊपर सिक्योरिटी लगा दी कि ये मूव नहीं कर सकते, अपने घर में रहेंगे, नज़रबंद आप जिसे कहते हैं, नज़रबंद कर दिया गया। और 2004 में ही इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने आके किया के मीडिया पे, और इन्होंने तस्लीम किया कि जी हाँ मैं जो है ना लीबिया को, ईरान को और नॉर्थ कोरिया को ये सारा जो इनडायरेक्ट टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांसफ़र कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी, और उसके बाद वो बोझल दिल के साथ खामोश हो गए। आखिरी दिन जो उन्होंने गुजारे वो पाकिस्तानियों से शिकायत करते थे, और उनके इंटरव्यू मौजूद हैं। तो वो कहते थे कि मेरी जो सबसे बड़ी गलती है मेरी ज़िंदगी की, ये उनके अल्फाज में आपको दोहरा रहा हूँ, कि मुझे इस बात का दुख है कि मैंने ये जो सारी काम किया, जो सारी मेहनत की, वो पाकिस्तानी कौम के लिए किया, मुझे इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। ये उनका शेर है आखिरी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद ये एक शेर कहा होगा कि गुजर तो गई खैर तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ मगर खूफियों में गुजरी। इस तरह से एक अजीम इंसान पाकिस्तान का 10 अक्टूबर 2021 को इस दुनिया फ़ानी से चला जाता है। 85 साल उनकी एज थी। ये डेट ऑफ डेथ भी अभी पीछे FPSC के पेपर में पूछी गई थी कि 10 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो थे इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। तो ये कहानी थी इस प्रोजेक्ट की, उन गुमनाम हीरोज़ की। कदीर खान साहब के अलावा जो लोग हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, और पाकिस्तान का जो दिफा है
वो नाकाबिल तस्खीर होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।